Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about the absolute advantage theory in international trade. So इस थ्योरी को बेसिकली दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, लेकिन इस थ्योरी को हम डिस्कस करने से पहले एक मर्केंटिलिज्म की एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो जो मर्केंटिलिज्म थे, जो मर्केंटिलिस्ट, बेसिकली इसे मर्केंटिलिस्ट कहिए, मर्केंटिलिस्ट है। तो इनका मर्केंटिलिज्म का जो मानना था, जो मर्केंटिलिस्ट का मानना था, उनका कहना था किसी भी कंट्री को यदि रिच बनना है, अमीर बनना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेस्टिजियस जो मेटल है उन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए। जो प्रतिष्ठित मेटल्स है उन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए। और मैं पहले बता दूं कि जो मर्केंटिलिस्ट है, इनका जो दौर था, उनका दौर था 16 टू 18 सेंचुरीज तक। ठीक है, इनका यह दौर था। तो मर्केंटिलिस्ट का मानना था किसी भी देश को यदि अमीर बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए क्या, एक्युमुलेट करना चाहिए। जो प्रेस्टिजियस जो मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर इस तरह के जो मेटल्स है उन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट तो करे, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करे। यानी कि इनका मानना था कि भाई हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रोमोट करेंगे। ओके, एक्सपोर्ट को प्रोमोट करेंगे। और हम क्या करेंगे, एक और चीज, जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इनका मानना था कि भाई हम क्या करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करें। यानी कि इनका मानना था कि भाई जितना हो सके एक्सपोर्ट करते जाना है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट कीजिए। और आप इंपोर्ट जो है वो ना के बराबर करें, बिल्कुल नेग्लिजिबल इंपोर्ट करें, या फिर करें ही ना इंपोर्ट, तभी जाके कोई कंट्री जो है रिच बन सकती है। और इनका मानना था, इन मर्केंटिलिस्ट का मानना था कि भाई जब हम लोग ऐसा स्थिति पे आए जहां हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट बिल्कुल ना करें, ओके, तो उस समय हमारे को मिलेगा क्या, उसमें हमारे को मिलेगा जीरो सम गेन। उस समय हमारे को मिलेगा जीरो सम गेन। ओके, यानी ऐसी स्थिति जीरो सम गेन कहते हैं, जब वैसी स्थिति को हम जीरो सम गेन कहते हैं जब हम एक्सपोर्ट करें तो हमारा फायदा किसी का कॉस्ट बने। यानी जब सपोज इट कि मैं इंडिया हूं, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि हम किसी की कॉस्ट लग रही है। यानी कोई यहां पर हमारे वस्तुओं को खरीद रहा है, कोई दूसरा मुल्क जो है इंडिया से कोई वस्तु को खरीद रहा है, यानी उसे कॉस्ट लग रहा है। तो वैसी स्थिति को कहेंगे जीरो सम गेन। ओके, और इनका एक और बात मानना था कि भाई जो गवर्नमेंट है उनका इंटरफेरेंस होना चाहिए। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने के लिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए जिससे क्या हो, एक्सपोर्ट प्रोमोट हो और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को लाने के लिए उन्होंने कहा, मर्केंटिलिज्म ने कहा कि भाई हमारे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका जन्म हुआ। और उन्होंने कहा, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, खासतौर पे जो एडम स्मिथ साहब थे, वो आए और उन्होंने इस मर्केंटिलिस्ट है, इन मर्केंटिलिज्म थ्योरी है, इसको पूरे तरीके से विरोध किया, अगेंस्ट आ गए इसके, कि भाई नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में यदि सब कोई एक्सपोर्ट को ही प्रोमोट करे, सारे कंट्री यदि एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करे, तो इंपोर्ट कैसे होगा, कोई खरीदेगा फिर कैसे? यदि सब कोई बेचने ही लगे तो कोई खरीदार तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और उन्होंने इस थ्योरी का पूरा जोर विरोध किया। और उन्होंने फिर एक थ्योरी अपना दिया जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं, फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस थ्योरी को बड़ी ही बारीकी से और बड़ी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। पहले मैं इसे इरेज कर लूं। एडम स्मिथ
तो एडम स्मिथ साहब ने कहा कि नहीं, जीरो सम गेम नहीं हो सकता है। यदि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करें तो वहां सबको कुछ ना कुछ फायदा होगा। उन्होंने बात किया पॉजिटिव सम गेन की। तो पहले मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं बता दूं कि एडम स्मिथ साहब जो है इस थ्योरी को उन्होंने अपने फेमस बुक जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation, जो कि 1776 में पब्लिश इनकी जो बुक थी, उसी बुक में इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात। तो एडम स्मिथ का मानना था कि जीरो सम गेन नहीं बल्कि पॉजिटिव सम गेन होगा। यदि इस थ्योरी को जो कंट्री है वो फॉलो करे तो पॉजिटिव सम गेन देखने को हमें मिलेगा। अब समझिए पॉजिटिव सम गेन किसे कहते हैं। पॉजिटिव सम गेन बेसिकली जो पॉजिटिव सम गेन ये है कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है और जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उन दोनों को इस ट्रेड से फायदा होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जो स्पेशलाइजेशन से उस स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करने से सारे कंट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है उसका किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि लिसेज फेयर पॉलिसी को स्ट्रांगली उन्होंने एडवोकेट किया। जो लिसेज फेयर पॉलिसी ये कहती है कि गवर्नमेंट का ट्रेड में या फिर कहीं इकोनॉमी के अंदर किसी तरह का इंटरवेंशन ना हो, यानी किसी एकदम नेग्लिजिबल उनका रोल रहे इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर इकोनॉमी के अंदर। तो उन्होंने एडवोकेट किया किसका, लिसेज फेयर का। ओके, तो अगेन हमने देखा कि किस तरह से जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यानी दोनों ही कंट्री जो है उनको फायदा मिल रहा है इस थ्योरी के तहत। और इसके साथ यदि हम बात करें कि इस थ्योरी में एडम स्मिथ साहब ने बेसिकली स्ट्रांगली इस बात को कहा कि जो कंट्री जिस भी चीजों के प्रोडक्शंस में एफिशिएंट है या फिर यूं कहे कि स्पेशलाइजेशन से उन्हें उसी को प्रमोट करना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट को वो उन्हें कोस्ट या फिर कहें कि वो प्रोडक्शंस कम कर पाते हैं उन्हें वो क्या करना चाहिए, उन्हें इंपोर्ट कर लेना चाहिए, और जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसे और प्रमोट करना चाहिए। यानी कि जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को लगा देना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ साहब की, उस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के तहत हर एक कंट्री को इसका फायदा देखने को सीधे तौर पर मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है मैं आगे और बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो एडम स्मिथ साहब ने उनका थ्योरी था, यदि उनका थ्योरी और मर्केंटलिज्म का जो मानना था उन दोनों ही बातों को कंपेयर करके देखें, जैसे जो गल्फ कंट्री है, जो मर्केंटलिज्म क्या कह रहे थे कि जो मर्केंटलिज्म का मानना था कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करिए, ठीक है, लेकिन यहां हम ये देखें कि जो गल्फ कंट्री है वहां केवल मैक्सिमम जो तेल का प्रोडक्शन होता है, ऑयल का, ओके, ऑयल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब ये कहें कि वो जो है मर्केंटलिज्म के तहत वो क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो तो सिर्फ ऑयल ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट यदि नहीं करना होता तो मर्केंटलिज्म का थ्योरी तो यहाँ खराब हो गया कि वो फूड प्रोडक्शन, फूड की इंपोर्ट नहीं कर सकते थे गल्फ कंट्री। इस तरह से कह सकते हैं कि जो गल्फ कंट्री है, एडम स्मिथ की थ्योरी गल्फ कंट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठती है कि वो क्या करे, तेल को एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट क्या कर लें, फूड ग्रेन्स को। ओके, तो एडम स्मिथ साहब ने खास तौर पर जोर दिया था कि हमें पॉजिटिव सम गेन देखने को मिलेगा जब हम क्या करें, इस एब्सोल्यूट थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज करें। इसके साथ साथ हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक टेबल्स के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ एजम्पशंस थी एडम स्मिथ साहब की। ये जो थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इसकी कुछ एजम्पशंस है। मैं पहले उस एजम्पशंस को यहाँ लिख दूं फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो यह है कुछ एजम्पशंस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की जो एडम स्मिथ ने दिया था। तो पहली एजम्पशन हमें ये कहती है
टू कंट्री एंड टू गुड्स, यानी कि इस पूरे थ्योरी के अंदर हमें मानकर चलनी है कि भाई केवल मात्र दो कंट्री है और केवल मात्र दो ही गुड्स है, जो यही दो गुड्स जो है आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और केवल मात्र दो ही कंट्री है, जैसा कि यहां पर दिया गया है। सेकेंड जो हमारी एजम्पशन वो कह रहे हैं कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन इस थ्योरी के अंदर, पूरे थ्योरी के अंदर मान के चलनी है कि जो लेबर है वह केवल मात्र फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वही एक सबसे मतलब मुख्य रिसोर्स है इस पूरे प्रोडक्शन दरमियान, ठीक है, यानी पूरे ट्रेड के दौरान यही केवल मात्र जो है एक मेन जो फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी बात करें हम लोग यहां पर एम्प्लॉयमेंट की तो कह सकते हैं कि जो लेबर है, जितने भी लेबर है वो सारे के सारे फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में है। ओके, यानी सब लेबर जो है लगाए गए हैं प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। इसके बाद जो है वह लेबर मोबिलिटी विद इन द कंट्री। देखिए जो लेबर है, यानी जो यहां जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कही गई है, वह जो लेबर है वह क्या हो सकती है, मोबिलिटी हो सकती है कंट्री के अंदर ही। एक जो लेबर है वो कंट्री के बाहर नहीं जा सकता है, वह उसी देश में क्या कर सकता है, मोबिलिटी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है काम के तलाश में या फिर प्रोडक्शन के दरमियान। ओके, जो लेबर है वह मोबिलिटी है कंट्री के अंदर है, विद इन द कंट्री, लेकिन आउटसाइड द कंट्री वो नहीं जा सकता है। यहां लिसेंस फेयर पॉलिसीज का बात किया गया है। एडम स्मिथ ने अपने हर एक थ्योरी में, जितनी भी उनकी मैक्सिमम जो थ्योरी है, हर एक थ्योरी में उन्होंने, तो इस टेबल के जरिए हम समझेंगे कि किस तरह से जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, दोनों ही को किस तरह से फायदा मिलेगा इस इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान, जो एडम स्मिथ ने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो पहले मैं इस टेबल को डिस्कस करूँ अच्छी तरीके से। देखिए समझिएगा, ये दो कंट्री का, जैसे कि मैंने एजम्पशंस के तौर पर कहा था कि जो एडम स्मिथ साहब थे उनका एजम्पशंस था कि इंडिया और बांग्लादेश, यानी कि क्या है कि टू कंट्री, उन्होंने दो कंट्री का बात किया था और केवल मात्र दो ही चीजों का प्रोडक्शन का बात किया था, ठीक है, टू प्रोडक्ट था, मतलब कि दो कंट्री एंड टू प्रोडक्ट, कंट्री एंड दिस इज प्रोडक्ट। देखिए जो इंडिया है, इंडिया जो है वो राइस का कितना प्रोडक्शन करता है, 100 kg पर लेबर आवर, यानी कि एक घंटे की लेबर आवर में, एक घंटा कोई लेबर काम करता है तो 100 kg। ये देखिए ये सारी जो डेटा है ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, ठीक है, इसका रियलिटी से कोई मतलब, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इंडिया जो है राइस का प्रोडक्शन कर रहा है 100 kg किलोग्राम पर लेबर आवर, यानी कि एक घंटे की लेबर आवर में इंडिया जो है 100 किलोग्राम क्या कर रहा है, राइस का प्रोडक्शन कर रहा है। उसी तरह यदि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि पर लेबर आवर, एक लेबर आवर एक घंटे में 50 किलो क्या कर रहा है, राइस का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पर साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि जो इंडिया है वो इसमें एफिशिएंट है, वो इसमें स्पेशलाइज्ड है। इंडिया जो है यहां पर, इंडिया क्या दिख रहा है हमें, स्पेशलाइज दिख रहा है इस स्थान पर एज कंपेयर टू बांग्लादेश। ओके, क्योंकि बांग्लादेश केवल मात्र 50 किलो पर लेबर आवर खर्च करके इतना प्रोडक्शन कर रहा है और इंडिया जो है 100 किलोग्राम पर लेबर आवर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये थी बात राइस की। अब यहां देखिए क्लोथ्स की देखते हैं। जो इंडिया है, इंडिया जो है पर लेबर आवर 60 मीटर क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर रहा है, 60 मीटर क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश 100 मीटर पर लेबर आवर क्लोथ्स की प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां हमें दिख रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसे मिल रहा है, तो साफ तौर पर हमें दिख रहा है पर लेबर आवर बांग्लादेश 100 मीटर क्या कर रहा है, क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पर कंपेयर करें तो यहां पर बांग्लादेश को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। तो अब क्या होगा, किस तरह से फायदा होगा इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान, वो समझिएगा। इंडिया जितने भी रिसोर्सेस, खासतौर पर जो लेबर है, जितने भी रिसोर्सेस खर्च कर रही है इस पर, तो इतना वो स्पेशलाइज्ड गेन कर रही है राइस में, लेकिन यहां पर इंडिया जो है बांग्लादेश से काफी पीछे है, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, जितनी भी यहां रिसोर्स लगाई है इंडिया ने क्लोथ्स के प्रोडक्शन में जितने भी रिसोर्स लगाई हुई है, उस सारे रिसोर्स को इंडिया क्या करेगा, यहां शिफ्ट कर देना चाहिए। इंडिया जो भी स्पेशलाइज्ड, इंडिया जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसी में अपने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए, कि ताकि इसमें इसका और भी स्पेशलाइजेशन गेन हो। और क्या होगा,
कि इंडिया सारे रिसोर्स को यहां तब्दील कर देगा, यहां शिफ्ट कर देगा, और क्या करेगा इंडिया क्लोज क्या करेगा, यहां से इंपोर्ट कर लेगा। इंडिया क्लोज जो है वह बांग्लादेश से इंपोर्ट कर लेगा और यहां क्या करेगा, अपने सारे रिसोर्स को यहां शिफ्ट कर देगा और इसी का प्रोडक्शन करेगा इंडिया, यानी राइस का प्रोडक्शन करेगा इंडिया। ठीक है, या इंडिया क्या करेगा, राइस का प्रोडक्शन करेगा। यहां जितने भी रिसोर्स इंडिया के लगे हुए हैं क्लोज के प्रोडक्शन में, इंडिया शिफ्ट कर लेगा किस ओर, राइस के प्रोडक्शन की ओर। इससे इंडिया क्या होगा, और भी स्पेशलाइज्ड गेन होगा, यानी कि राइस के प्रोडक्शन में और भी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इंडिया। ठीक है, उसी तरह यदि बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश क्या करेगा, तो बांग्लादेश क्लोथ के प्रोडक्शंस में, बांग्लादेश की बात करें यदि, तो बांग्लादेश क्लोथ के प्रोडक्शंस में काफी स्पेशलाइज्ड है। तो बांग्लादेश क्या करे कि वो राइस का प्रोडक्शंस को रोक दे। ठीक है, राइस के प्रोडक्शंस को रोक दे और जितने भी यहां पर लेबर लगे हुए हैं बांग्लादेश के, उन सारे लेबर्स को शिफ्ट कर देगा इस तरफ। यानी किसके प्रोडक्शंस के लिए, क्लोथ के प्रोडक्शंस के लिए बांग्लादेश क्या करेगा, यहां से सारे लेबर या फिर रिसोर्स जो है वो शिफ्ट कर देगा क्लोथ के प्रोडक्शंस में। इसके साथ क्या होगा कि इसमें से बांग्लादेश का स्पेशलाइजेशन और भी गेन होगा और ये क्या करेगा, बांग्लादेश राइस को यहां से, इंडिया से राइस को क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। बांग्लादेश क्या करेगा, राइस को इंपोर्ट कर लेगा इंडिया से और जितने भी उसके लेबर लगी हुई है क्लोथ के प्रोडक्शंस में, उन सारे लेबर्स को वो क्या करेगा, सॉरी जो भी लगे हुए हैं राइस के प्रोडक्शन में बांग्लादेश का, उन्हें वो क्लोथ के प्रोडक्शन की ओर शिफ्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, उस बांग्लादेश का जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लोथ में और भी बढ़ता जाएगा, प्रोमोट होता जाएगा। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही कंट्री जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं और दोनों ही कंट्री को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कहते भी है कि जो जिस काम में जो माहिर है, जिस काम में जिसका स्पेशलाइजेशन है, उसी को प्रमोट करना चाहिए। वही चीज यहां पर हमें दिख रही है कि जो जिसके प्रोडक्शन में स्पेशलाइज गेन कर रहा है उसको उसी को प्रमोट करना चाहिए और जिसमें वो इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है उसे क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, क्लोथ को इंपोर्ट कर रहा है और राइस को क्या कर रहा है, स्पेशलाइज कर रहा है और भी स्पेशलाइज कर रहा है और उसका एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि जब प्रोडक्शन होती है और जिसमें स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन को क्या करते हैं हम लोग, प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान। ठीक है, इससे दोनों ही कंट्री को फायदा होता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सम गेन। ठीक है, तो यह थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की छोटी सी थ्योरी जिसे हमने बड़ी बारीकी से समझा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गई होगी। बड़ी आसान सी थ्योरी थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।